हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। हमारे चैनल पे आपको सीटेट साइंस पेपर 2 की अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लस हर कंटेंट के बाद हम प्रीवियस और ईयर के क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, सो दैट हमें ये पता चल सके कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्लस अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो पीछे के वीडियोस भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक करे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन एंड अराउंड हमारी 22-23 क्लासेस आ चुकी हैं। सो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है साउंड। हमारा बेटा ऑलमोस्ट 50 to 60% जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। 40% सिलेबस आपका कवर होना बाकी है। मैं जल्द से जल्द उस सिलेबस को भी कवर करा दूंगी। एंड देन प्रोबेबली फ्रॉम 14 मई हम क्या करेंगे, हम हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करना स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो मैं बीच बीच में आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर के करवाती रहूंगी। ठीक है, सो बात करते हैं हम हमारे आज की क्लास की। तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा ध्वनि, साउंड। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज्यादातर बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहती है। क्यों कंफ्यूजन रहती है? क्योंकि इसमें हमारे जो चीजें हैं वो अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग तरीके से बिहेव भी करती हैं। सो आप बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स देखते हैं, उसके बाद भी आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाती। आप समझ तो पाते हैं, बट जैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपने उसकी बारीकियों को नहीं समझा होता। तो आज की क्लास में मैं आपको उन बारीकियों को ही समझाऊंगी, सो दैट अगर आपका साउंड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो साउंड को क्या बोलते हैं बेटा? ध्वनि। क्या बोलते हैं? ध्वनि। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा साउंड क्या होती है। देखिए, साउंड क्या होती है बेटा? साउंड एक वाइब्रेशन होती है। साउंड क्या होती है? वाइब्रेशन होती है, जो क्या है, एक मैकेनिकल वेव की तरह हमारे मीडियम में जाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यदि मैं मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ले लूं, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को लूंगी और मैंने इसके ऊपर कोई एक हथौड़ा मारा या कोई भी आपकी चीज मारी, तो बेटा होगा क्या? अभी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। तो जब मैंने इस पे एक हथौड़ा मारा या कोई ऑब्जेक्ट मारा तो इसके ऊपर एक फोर्स आई। ठीक, अब इस फोर्स ने क्या करा, इसके जो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं इन्हें अपनी जगह से हिला दिया। इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं इसे अपनी जगह से हिला दिया। हिलाने की वजह से क्या हुआ, ये जो एनर्जी का था ट्रांसफर हुआ, यानी कि जो बाहर से हमारे को एनर्जी मिली वो अब कहाँ चली गई? वो अब हमारे को इस मॉलिक्यूल में चली गई। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को वो एनर्जी देगा, फिर उसके बाद वो अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा। इस तरीके से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, एक वाइब्रेशन आ जाएगा। और उस वाइब्रेशन की वजह से वो क्या करेगा बेटा, वो आपका साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई कि क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आपका जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। आपके बेटे जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ वैक्यूम, यानी कि जहाँ पे ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं है। और जब कोई पार्टिकल ही नहीं है तो क्या बेटा यहाँ से साउंड ट्रेवल कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी जो साउंड होती है वो हमारे तीनों मीडियम जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करती है, लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैंने बोला कि हमारी जो साउंड है
उसमें क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रक करते हैं या बीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो बाहर की जो एनर्जी होती है वो अंदर के पार्टिकल्स पे चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड आपकी ट्रेवल करती है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो बेटा अगर मैं स्पीड की बात करूं, किसकी बात करूं, स्पीड की बात करूं, और मैं आपसे कहूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्पीड किस स्टेट में होगी। तो बेटा सीधी सी बात है, जब मैं कह रही हूँ कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो जिसके पार्टिकल्स ज्यादा पास पास होंगे, जिसके पार्टिकल्स ज्यादा पास पास होंगे, वो क्या करेगा, बहुत ही स्पीड से आपकी क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड भी उसमें सबसे ज्यादा होगी। और जिसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, जिसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, उसको उसको आपकी जो एनर्जी है उसे ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा, इसलिए स्पीड जो होगी उसमें कम होगी। तो इससे क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी सब सॉलिड होगा उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है, और जो गैस होता है उसमें हमारी सबसे कम स्पीड होती है, किसकी, साउंड की। यहाँ तक आपको समझ में आया। साउंड हमारा किसी भी मीडियम में चल सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा स्पीड कौन से मीडियम में होगी, तो बेटा वो होती है सॉलिड में, फिर उसके बाद होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है हमारे गैसियस स्टेट के अंदर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या होता है बेटा, अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग अलग तरह की क्या निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग अलग तरह की साउंड निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि उनका जो सोर्स होता है वो अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बेटा ड्रम की बात करती हूँ, दिस इज योर ड्रम। सो अगर मैं बेटा ड्रम है, ड्रम में हम किसको बीट करते हैं, हम किसको स्ट्रक करते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन को। अगर मैं वायलिन की बात करूं, ठीक है, तो वायलिन में बेटा स्ट्रिंग्स का यूज किया जाता है। और अगर मैं आपके फ्लूट की बात करूं तो उसमें क्या होता है, फ्लूट के अंदर हमारे एयर कॉलम होते हैं, क्या होते हैं, एयर कॉलम, जिसमें हम क्या करते हैं, आपकी फूंक मारते हैं तो उसमें साउंड निकलती है। तो क्या होता है बेटा कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारे अलग अलग है, अगर सोर्सेज हमारे अलग अलग हैं, तो साउंड भी कैसी होगी, अलग अलग तरह की प्रोड्यूस होती है। ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अपनी डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जिसमें आपका बेटा, आपका जैसे ये गिटार है, सितार है, ये किसकी वजह से करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, आपके जो इस तरह के होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ एयर कॉलम। और जैसे ड्रम वगैरह होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ ड्रम हेड कह सकते हो, या फिर मेम्ब्रेन कह सकते हो। ये एक मेम्ब्रेन की तरह होती है ना, तो इनमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इनकी साउंड अलग होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा साउंड की। अभी हमने समझा साउंड क्या होती है, अब समझेंगे हम ध्वनि तरंग क्या होती है। ठीक है, साउंड वेव्स को क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग, क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग। देखिए ध्वनि तरंग क्या होती है बेटे, जब क्या होता है, साउंड वेव्स क्या होती है बेटा, हमारी डिस्टरबेंसेस होती हैं जो प्रोपागेट करती हैं किसी मीडियम के द्वारा, जो क्या करती है, एनर्जी को सोर्स से ले जाती है, और जिसकी वजह से वाइब्रेशन होती है। बेसिकली जो इसको हम साउंड कह रहे हैं, साउंड इज योर आउटपुट बेटा, लेकिन जो उसके अंदर वो प्रोसीजर काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, साउंड की वेव्स कर रही है, जो इधर से इधर आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और उसे डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है। सो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये साउंड वेव्स के द्वारा किया जा रहा है। तो होता क्या है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा वाइब्रेट करता है, तो उसके जो आसपास के जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं मीडियम के अंदर, उनमें भी क्या आ जाता है बेटा, कंपन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ बेटा वेव्स कैसी होती हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि ये सेम डायरेक्शन में आपकी वाइब्रेट करती हैं, जिस डायरेक्शन में हमारे को उसको ट्रैवल करना होता है। ठीक है, एक वर्ड आता है प्रेशर वेव्स, बेटा साउंड वेव्स को ही हम प्रेशर वेव्स कहते हैं। अब एक चीज समझिए, लाइक मैंने इसको एक स्ट्रक किया,
ठीक है। तो जब मैंने इसको स्ट्रक किया तो सीधी सी बात है, एक एक एरिया होगा जहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आपके पास पास होंगे, ठीक, और कुछ एरिया होगा जिसमें पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, फिर पास पास होंगे, फिर दूर दूर होंगे। इस तरह का एक एरिया बन जाएगा। ठीक है। किसकी वजह से हुआ, क्योंकि जब ये एनर्जी इसके पास लेके आ रहा था तो ये पास हो गया, ये आ गया ना आपका मॉलिक्यूल इसके पास आ गया। तो ये तो वो रीजन बेटा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपके बहुत पास पास होते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, राइट। और वो रीजन जहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे कि देखिए, जहाँ पे हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है, दिस इज योर कंप्रेशन। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे दूर दूर हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है। और ये बेटा ऑल्टरनेटली चलता है, एक बार कंप्रेशन एक बार रेयरफेक्शन, एक बार कंप्रेशन एक बार रेयरफेक्शन, इस तरीके से ये हमारा मूव करता है। अच्छा, अब एक क्या होता है बेटा, दिस इज योर साउंड वेव। ये क्या है, हमारी साउंड वेव का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या है बेटा, इसमें हमारा इस तरीके से देखिए, दिस इज योर साउंड वेव, दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है। दिस इज योर वन साइकिल, यहाँ से यहाँ तक जो होती है ये पूरी एक साइकिल होती है। और ये हमारे को बताता है बेटा लाउडनेस, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये हमें क्या बताता है, लाउडनेस, यानी कि ऊपर मैक्सिमम लाउडनेस कितनी हो सकती है, क्रेस्ट। दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ये हमें क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। जो ऊपर वाला एरिया होता है बेटा उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। और जो एक साइकिल के स्टार्टिंग से लेके एक साइकिल के एंड तक का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब ये सब चीजें क्या है, ये भी हम थोड़ा सा आगे जाके समझेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा करेक्टरिस्टिक्स की, साउंड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बेटा इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे लाउडनेस के बारे में, एक पिच के बारे में, और एक टिम्बर के बारे में, जिसको हम क्वालिटी या फिर वेव फॉर्म में कहते हैं। अब देखिए एक एक चीज से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लाउडनेस, सबसे पहले मैंने क्या बात करी, लाउडनेस। लाउडनेस का बेटा रिलेशन किससे होता है, इंटेंसिटी से। किससे होता है, इंटेंसिटी से। इसका मतलब किसी चीज से कितनी तेज आवाज आ रही है, कितनी इंटेंसिटी से आवाज आ रही है, उसी से हमें पता चलता है कि उसकी लाउडनेस कितनी है। लाउडनेस के क्या मतलब है कि यदि एक पार्टिकल हमारा मेरा ये है और मैं अगर तेज बोल रही हूँ तो ये कितना आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, मैं कितना मैक्सिमम बोल सकती हूँ, कितना मैक्सिमम तेज बोल सकती हूँ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, नहीं अपनी मीन पोजीशन से या अपनी मीन साउंड से। तो वही क्या होती है, लाउडनेस होती है। ठीक है। अब देखिए बेटा मैंने बताया था दिस इज योर वेव फॉर्म, ठीक, और दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ये क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। सो ये क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है। तो क्या होगा बेटा, किसी भी चीज का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसकी उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। अब देखिए यहाँ पे दो है, ठीक है, दो डायग्राम है, तो मुझे आप बताइए बेटा इन दोनों में लाउडनेस किसकी ज्यादा है। सीधी सी बात है बेटा, इसका एम्पलीट्यूड इतना है और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो बेटा ये वाली साउंड कैसी रही होगी, सॉफ्ट, और ये वाली साउंड कैसी रही होगी, लाउड। अगर मैं कहती हूँ कि आपकी यूनिट क्या होती है लाउडनेस की, बेटा ये होती है बेल और डेसिबल। सबसे ज्यादा बेटा क्या होती है, डेसिबल में हमारा लाउडनेस को नापा जाता है। जैसे कि रॉर ऑफ लॉयन, ठीक है, जो लॉयन दहाड़ता है, सो बेसिकली उसको हम जब मेजर करते हैं वो लाउडनेस में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, लाउडनेस की, कितनी तेजी से दहाड़ा, इंटेंसिटी। ठीक है। तो आपको क्या रखना है, लाउडनेस हमारा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड का। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की लाउडनेस होगी। नेक्स्ट आता है पिच। पिच बेटा हमारा किससे रिलेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी से। किससे रिलेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी से। पिच का मतलब होता है श्रिलनेस। क्या होता है, श्रिलनेस। अब आपने देखा होगा कि जो मैन्स होते हैं, विमेन्स होती हैं, और जो चाइल्ड होता है,
तीनों की जो आवाज होती है वो अलग अलग होती है। किस वजह से होती है? आपने देखा होगा जो मैन होते हैं उनकी आवाज भारी होती है, जबकि जो बच्चा होता है उसकी आवाज बहुत तीखी होती है, या फिर हम कह सकते हैं श्रिल होती है। तो ये चीज किस वजह से होती है बेटा? वो होती है फ्रीक्वेंसी की वजह से। किसकी वजह से होती है? फ्रीक्वेंसी की वजह से। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड के अंदर हमारे यहाँ से कितनी साइकिल्स निकली। एक सेकंड के अंदर, मैं कह रही हूँ यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड का टाइम था, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी साइकिल्स होके निकली वो हमारी फ्रीक्वेंसी बताती है। अगर मेरी साइकिल कम है, लेट्स से दिस वाला केस, इसमें क्या है 1 सेकंड में साइकिल कम है, तो पिच कैसी रहेगी? कम रहेगी, लो रहेगी। और अगर मेरी जो साइकिल्स हैं वो ज्यादा हो रही हैं 1 सेकंड के अंदर, तो पिच कैसी रहेगी? हाई रहेगी। तो मैन की कैसी पिच होती है? लोअर पिच। तो ये किसका हो गया? मैन का। और बेटा हाई पिच यानी कि चाइल्ड, जो बच्चा होता है उसकी कैसी साउंड होती है? हाई पिच, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो आपको क्या रखना है? यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच भी बढ़ता है, श्रिलनेस भी बढ़ती है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन इनका होता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी? टिम्बर की, क्वालिटी की, या वेव फॉर्म ऑफ साउंड की। ठीक है, ये जो टिम्बर और क्वालिटी है बेटा, ये हमें क्या करता है? ये हमें दो साउंड वेव के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। अब मैं कहती हूँ, अभी हमने दो वर्ड पढ़े, एक पढ़ा लाउडनेस, एक है फ्रीक्वेंसी। अगर किसी चीज की बेटा लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो फिर वो कौन सी चीज है जिससे कि हम ये पहचान पाए कि वो दोनों चीजें अलग अलग हैं? तो वो होती है बेटा टिम्बर, या फिर बोलते हैं क्वालिटी। हर एक चीज की जो बेटा क्वालिटी होती है वो अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फ्लूट लिया, वॉइस लिया, वायलिन लिया। अब हमने तीनों में क्या करा? लाउडनेस भी सेम रखी और फ्रीक्वेंसी भी सेम रखी, लेकिन अब क्या करा? इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने किसका यूज करा? क्वालिटी का। यानी कि ये चीज और ये चीज क्या है? आपस में अलग अलग है। तो दो साउंड वेव के बीच में जो डिफरेंशिएट करता है, जब हमारी लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिम्बर बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी बोलते हैं। आई होप आपको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, जो है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा? आपका डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, और प्रेशर और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ से थोड़ा समझिएगा, लॉजिकल चीजें यहाँ पे आ रही हैं, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा फॉर श्योर, इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। देखिए बेटा, डेंसिटी, अब आपको दो चीजें यहाँ पे समझनी है। एक हमने बात करी थी 3 स्टेट्स की। कौन कौन सी थी वो 3 स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड, और एक स्टेट थी गैस। ये तीनों स्टेट पड़ी थी, और हमने ये बोला था बेटा, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है, इस वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में ज्यादा होती है, गैस में ज्यादा होती है। यहाँ तक हमने समझा था। लेकिन अगर मैं कह दूं मेरे पास दो तरह की दो गैसेस है, सेम गैसेस है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो अब मुझे बताइए बेटा कि कौन सी गैस में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी? तो बेटा यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो इनवर्स हो जाता है। इसे याद रखिएगा, जब हम दो सेम मीडियम की बात कर रहे हैं, लेट से गैस और गैस, तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, यदि डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? घटेगी। यहाँ पे रिलेशन कैसा हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। अगर मीडियम हमारा डिफरेंट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, अलग अलग मीडियम है, तो हमारा क्या रिलेशन बैठता है? डायरेक्ट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड। डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। लेकिन अगर मेरे मीडियम दोनों सेम है, दोनों ही क्या है? गैसेस है, तो रिलेशन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। डेंसिटी बढ़ने पर साउंड की जो स्पीड होती है वो
घट जाती है। ये आपको याद रखना है। बहुत सारे टीचर ये चीज क्लियर नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये चीज नहीं समझी। ठीक है, यदि मेरे कंपैरिजन हो रहा है डिफरेंट मटेरियल्स में तो आपका यही वाला लॉजिक काम करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। लेकिन अगर मटेरियल मेरे दोनों सेम है, दोनों ही गैसेस हैं, तो क्या होगा, हमारा इनवर्स रिलेशन काम करता है। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ साउंड की। यहाँ तक याद रखिएगा। टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर का याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ने पे हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो बढ़ जाती है। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे बेटा जो स्पीड होती है साउंड की एयर में वो 331 होती है और 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 होती है। ये एग्जाम्पल किस लिए है, टेम्परेचर बढ़ने पे हमारा क्या होता है, स्पीड जो होती है साउंड की बढ़ती है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है हमारा ह्यूमिडिटी। क्या आता है, ह्यूमिडिटी। तो बेटा ह्यूमिडिटी क्या चीज है, ह्यूमिडिटी को समझिए। देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि हमारे जो आपका एयर है उसके अंदर क्या हुआ, वाटर वेपर्स आ गए। ह्यूमिडिटी का मतलब यही तो होता है कि हमारे जो हवा है उसके अंदर क्या आ गई, नमी आ गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका जो ह्यूमिड एयर होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी या जो ड्राई एयर होती है उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तो इसका आंसर देने से पहले बेटा आपको ये चीज समझनी होगी कि जो हमारी ड्राई एयर होती है, जो सूखी एयर होती है, उसमें क्या होता है, हमारे जो ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है उसका जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है और जो वाटर वेपर्स होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जो हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है इनका मास भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ड्राई एयर के अंदर हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो जो हमारी ड्राई एयर होती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज्यादा बनी होती है, वाटर वेपर कंपैरेटिवली हमारे कम होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पे क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के यहाँ से हटा दिए जाएंगे, किसके द्वारा, इस पानी के द्वारा। अब क्या हुआ कि हमारी जो पानी की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। पानी की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो गई, थोड़ी पहले के कंपैरिजन में कम हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, हमारी जो ह्यूमिड एयर होगी वो कैसी हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी। ह्यूमिड एयर कैसी हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने बेटा अभी बताया था यदि दो सेम चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं डेंसिटी के लिए, यानी कि गैस और गैस, तो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन हो जाता है। ठीक है, अभी कंपैरिजन किस में है, ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर, दोनों ही क्या है, हमारे गैसियस स्टेट में है। ठीक है, ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो ड्राई एयर थी वो हमारी कैसी थी, ज्यादा डेंस थी और ह्यूमिड एयर क्या हो गई हमारी, लेस डेंस हो गई। क्यों डेंस हो गई, लेस डेंस हो गई, क्योंकि ह्यूमिड एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कम हो गए। अब जब हमारी डेंसिटी हमारी कम हो गई तो बेटा स्पीड कैसी हो जाएगी, ह्यूमिड एयर के अंदर, ठीक है, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे समझ में आया रिलेशन कैसे बना, मैं एक बार और समझा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। देखिए हमने यहाँ पे दो एयर्स की बात करी, ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर। ठीक है, जब मैं कहती हूँ ड्राई एयर तो ड्राई एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, दोनों में होंगे, लेकिन जो मास होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का ज्यादा होता है और वाटर वेपर का कम होता है। तो जब ड्राई एयर थी तो ड्राई एयर के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और वाटर वेपर है, ठीक है, इसका मास मान लीजिए क्या हुआ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह समझ के चल रही हूँ। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का मैं मान लेती हूँ 10, इसका क्या है 11 और इसका क्या है 5। तो अभी कितना हुआ ड्राई एयर का मास, 10, 21, 26। ठीक, 26 हो गए। अब क्या हुआ, ह्यूमिड एयर आई। ह्यूमिड एयर ने क्या करा कि आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया कुछ और इसको आपके बढ़ा दिया। तो अब ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 और इसका मैं मान लेती हूँ 7 और इसके बढ़ा दिया।
ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, हमारा जो ह्यूमिड एयर है उसमें जब हमारे वाटर वेपर्स बढ़ेंगे तो ह्यूमिड एयर का क्या हो जाएगा, मास आपका घट जाएगा, वेट घट जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये कम डेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम डेंस हो जाएगी। और डेंस कम होएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स। अगर मैं फ्रीक्वेंसी और प्रेशर की बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। अगर हमारा प्रेशर या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है घटती है सॉलिड स्टेट में। अब हम बात करते हैं किसकी, साउंड वेव्स के टाइप की। तीन तरह के होते हैं बेटा साउंड वेव्स। पहली बात तो याद रखिएगा, साउंड वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी की रेंज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन्हें तीन कैटेगरी में डालते हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होती है बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑडिबल में क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती हैं। और अल्ट्रासोनिक में 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। अगर हम मानव हैं, ह्यूमंस हैं, तो हम कौन सी रेंज सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज को हम सुन सकते हैं। और जो बेटा इंफ्रासोनिक होती है वो आपके बेसिकली इतनी कम होती है कि हम लोग नहीं सुन सकते। ये जो हमारे एनिमल्स जैसे एलिफेंट, वेल्स, ठीक है, ये सब लोग सुन सकते हैं। इतनी छोटी, इतनी कम होती है। और जो अल्ट्रासोनिक होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम लोग सुनेंगे तो हमारे कान खराब हो जाएंगे। और ये कहाँ पे यूज़ होती है, ज़्यादातर कम्युनिकेशन में, मेडिसिन में, नेविगेशन में, टेस्टिंग करने में, कि हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट और वर्ड्स हैं जो साउंड से रिलेटेड है, हमें समझना जरूरी है। इको क्या होता है, इको हमारी वो साउंड वेव्स होती हैं जो रिसीव होती हैं कब, जब हम किसी हाई टावर और माउंटेन्स से स्ट्राइक करते हैं। आपने देखा होगा जब हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो हमारी जो आवाज गूंजती है, जब हम बोलते हैं तो आवाज जो गूंजती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि इको सुनने के लिए आपके ऑब्जर्वर और जो रिफ्लेक्टर जिससे आवाज रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसके बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। और जो साउंड का इफेक्ट होता है ईयर्स पे वो कितना होता है, 1/10 सेकेंड्स होता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड इज हर्ड एट लोंगर डिस्टेंसेस इन नाइट देन इन डेज। रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारी साउंड होती है वो ज्यादा दूर तक सुनाई देती है नाइट में देन इन डेज। तभी आपने देखा होगा कि रात में जब हम कुछ भी बोलते हैं ना तो जगह जगह पे सुनाई देती है, हर किसी को सुनाई देती है, लेकिन दिन की आवाज नहीं सुनाई देती। तो वो किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है। अब क्या है, एक रेजोनेंस वर्ड आता है बेटा। रेजोनेंस का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट होता है उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए बाहर से किसी ने क्या करा, एक आपका स्ट्राइक करा कोई चीज, तो उससे क्या हुआ, उसका जो अपनी जो एम्पलीट्यूड था वो बढ़ जाएगा। जो पहले उसकी साउंड थी, जितनी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, नेचुरल साउंड थी, वो क्या है, बाहर से एक फोर्स आने की वजह से वो बढ़ गई। अब ये जो बढ़ी हुई साउंड होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है। अब हम एक बात और पढ़ते हैं बेटा। एक क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं साउंड इन ह्यूमंस में, तो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो मेन मेन चीजें हैं उसी को समझेंगे। अगर मैं कहती हूँ बेटा ह्यूमंस, ह्यूमंस में साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, तो क्या होता है बेटा, हमारे जो गला होता है वहां पे वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। क्या होता है, लैरिंग्स, दिस इज योर लैरिंग्स। ठीक है। इसमें जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स हमारे क्या होता है, जो विंड पाइप होता है उसके ऊपर के हिस्से में होता है। इसमें क्या होती है, दो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से, जिनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। और उनके बीच में क्या होता है, एक छोटा सा गैप होता है। तो जब हम बोलते हैं तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना, वाइब्रेट करती है। इसी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, हमारे को साउंड सुनाई देती है। ठीक है। अब एक थोड़ी सी वर्किंग समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही समझेंगे। देखिए, हमारे तीन हिस्से होते हैं। दिस इज योर आउटर ईयर, ये आपका आउटर ईयर है, ये आपका मिडल ईयर है, एंड दिस इज योर इनर ईयर। अब क्या होता है, जो हमारा आउटर ईयर होता है वो क्या करता है, जो हमारी साउंड्स आती हैं आउटर ईयर में, जैसे ऑरिकल हो गया, ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारी साउंड वेव्स है, ये साउंड है, जो हमारी साउंड आ रही है उसको रिसीव करता है।
ठीक है। फिर क्या करता है, इन ये जो साउंड वेव्स होती हैं इन्हें ईयर ड्रम के पास ट्रांसफर करता है। ईयर ड्रम का है हमारा, दिस इज योर ईयर ड्रम। यहाँ से हमारी साउंड वेव्स आई और यहाँ से कैनाल के थ्रू कहाँ गई, ईयर ड्रम के पास चली गई। अब ये ईयर ड्रम क्या करता है आपका, जिसको हम लिम्फेटिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये वाइब्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव। जो साउंड वेव्स आती हैं उसकी वजह से क्या करता है, ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज होती है बेटा, ऑसिकल। ये क्या करता है, ये हमारी जो साउंड आई है उसे एम्पलीफाई यानी कि उसे बढ़ाने का काम करता है, और क्या करता है, और उसे हमारे इनर ईयर में, दिस इज योर इनर ईयर, ये वाला इनर ईयर है ना, दिस इज योर इनर ईयर में पहुंचाने का काम करता है। दो काम करता है ऑसिकल आपका, एक तो आपका एम्पलीफाई करता है साउंड को और इनर ईयर के अंदर पहुंचाता है। अब क्या है, इनर ईयर के अंदर हमारा एक स्नेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्नेल टाइप का स्ट्रक्चर, दिस कौशेला, इसको बोलते हैं कौशलिया। ठीक है। ये क्या करता है कि इसके अंदर बेटा एक फ्लूइड होता है, कौशलिया में हमारा क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जहाँ पे क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन को बेटा किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है। ये क्या करता है, साउंड वेव को आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर जहाँ पे क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। अब ये जो हेयर सेल्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, इन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं और उन्हें किसमें चेंज करके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करके, और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी ट्यूब की मदद से कहाँ पे पहुंचाए जाते हैं, ब्रेन में। तो कहने का मतलब क्या है, जो आउटर ईयर होता है वो साउंड वेव को रिसीव करता है और आपका ईयर ड्रम तक पहुंचाता है। ईयर ड्रम क्या करता है, इस साउंड वेव्स की वजह से वाइब्रेशन होती है जो कि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है। साउंड वेव्स में वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन होने के बाद जो ऑसिकल होता है वो क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और हमारे इनर ईयर, जो अंदर वाला हिस्सा है ईयर का, वहां पहुंचाता है। वहां पे एक स्नेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कॉशलिया, वो क्या करता है, जो हमारी साउंड वेव्स आई हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑडिटरी ट्यूब की मदद से कहाँ भेज दिया जाता है, ब्रेन के अंदर भेज दिया जाता है। सो गाइज, दिस इज ऑल कंटेंट कवर्ड। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस करके देखेंगे और आपको बेटा पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस इसके जो होंगे, जब मैं सीरीज लाऊंगी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए फिलहाल क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखिए क्या क्या कहा गया है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया बेटा, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किससे होता है, पिच से होता है, और एम्पलीट्यूड का रिलेशन हमारा किससे होता है, साउंड से होता है। ठीक है, लाउडनेस से होता है, सॉरी किससे होता है, लाउडनेस से होता है। तो मैंने क्या बताया था, दोनों का साउंड से कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो ये कहते हैं अगर फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की घटा दी जाए तो बेटा क्या होगा, अगर आपने फ्रीक्वेंसी घटा दी तो साउंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, साउंड डिक्रीज। और एम्पलीट्यूड को क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे साउंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो बेटा क्या होगा, पिच डिक्रीज होगी और लाउडनेस इंक्रीज होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। Ultrasonic equipments used to investigating medical problems work at frequency. अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट्स जिनका यूज किया जाता है मेडिकल प्रॉब्लम को जांचने में, वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड की बात आ गई तो अल्ट्रासाउंड हमारे किस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज पे ये काम करती हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको कंसेप्ट्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने नहीं समझा होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए असर्शन क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ऑन अ हॉट समर डे देन अ कोल्ड विंटर डे। ये कहते हैं जो साउंड की स्पीड होती है वो हॉट समर डे में ज्यादा होती है कोल्ड समर डे पे। तो ये बात बेटा बिल्कुल सही है। क्यों सही है बेटा, हॉट समर डे में कैसी होती है, एयर कैसी होती है, वार्म होती है। और आपको पता है वार्म एयर में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब
जब हम किसी चीज को गैस को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल बहुत तेजी से भागने लगते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है बेटा, स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने कहा कि डेंसिटी जो होती है हॉट एयर की वो कम होती है किससे, डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर से। अब देखिए, अगर आपने पीछे डेंसिटी के कंसेप्ट को नहीं समझा होगा तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत करेंगे। मैंने क्या कहा था, जब कंपैरिजन हो रहा हो दो सेम चीज में, तो यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी क्या है, एयर है, यानी कि दोनों गैस है, तो रिलेशन कैसा हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। डेंसिटी का किससे, स्पीड ऑफ साउंड से कैसा हो जाता है, इनवर्स रिलेशन हो जाता है। तो अगर मेरी डेंसिटी क्या है, कम है, तो स्पीड कैसी होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में सही है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। हमें स्टेटमेंट पढ़ के करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये कहते हैं एक एम्प्टी वेसल आपका ज्यादा तेजी से साउंड प्रोड्यूस करता है किसके कंपैरिजन में, जिसके कंपैरिजन में लिक्विड अगर उसमें भरा हुआ हो, यदि हम उसके अंदर हैमर से स्ट्राइक करें। ठीक है, डेंसिटी जो होती है एयर की वो कम होती है लिक्विड की डेंसिटी से कंटेंट इन द वेसल। अब देखिए क्या होगा, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, ये तो आपने जनरली देखा भी होगा कि जो खाली बर्तन होता है वो ज्यादा आवाज करता है किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के भरे हुए कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो डेंसिटी होती है एयर की वो क्या होती है, कम होती है किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कंटेंट इन द वेसल। देखिए ये बात सही है। अब दो डिफरेंट है चीजें, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि डेंसिटी एयर की कम होती है डेंसिटी लिक्विड से। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट क्या है कि जो एयर की डेंसिटी कम है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे। अब दूर दूर होने की वजह से क्या है, वो क्या करेंगे, ज्यादा तेजी से आवाज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर लिक्विड भर देती हूँ, अगर मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, लिक्विड भर देती हूँ, तो इसके क्या है, अब क्लोजली आपके पैक्ड हो गए मॉलिक्यूल्स। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनको ना पहली चीज क्या हुई यहाँ पे, एक तो एब्जॉर्प्शन हो गया साउंड का, क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। यानी कि जब आपने इसको स्ट्राइक करा वेसल को, इससे जो साउंड वेव प्रोड्यूस हुई वो क्या करेगा, ये जो लिक्विड होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो साउंड होगी वो किस में, जो लिक्विड वाला वेसल है उसमें कम होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, characteristics of sound that distinguish between two different sounds of same pitch and loudness। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर कि से जो दो डिफरेंट साउंड है सेम पिच और लाउडनेस की, तो उनको अगर आपको दो अगर करेक्ट डिस्टिंग्विश करना है तो आप किसके बेसिस पे करोगे, तो आप करोगे टिम्बर के या फिर क्वालिटी के बेसिस पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रम प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड। ये कहते हैं ड्रम जो होता है वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है जबकि पियानो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। बेटा ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही स्टेटमेंट है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो लाउडनेस को बताता है, ये बात भी सही है। और जो ड्रम होता है वो लो पिच साउंड होता है और पियानो हाई पिच साउंड होता है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। सो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया एजर्शन रीजन में, अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमन। कहते हैं अल्ट्रासाउंड आपकी क्या होती है, ह्यूमन को सुनाई नहीं देती, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन ईयर रेंज जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल सही बात है बेटा। अब देखिए इस तरीके से रीजन दे रखा है कि वो ह्यूमंस को क्यों नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि जो ह्यूमन की जो फ्रीक्वेंसी होती है सुनने की वो इस रेंज में होती है और अल्ट्रासाउंड हमारी क्या होती है, मोर देन दिस रेंज होती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे। आपको 4 मीडियम दिए, एयर, वाटर, आयरन एंड वैक्यूम। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि जो साउंड होगी सबसे कम किस में होगी और सबसे मैक्सिमम किस में होगी। अब मैक्सिमम तो आप सभी बता देंगे कि भाई जो हमारा आयरन है, आयरन क्या है, सॉलिड है, तो सबसे ज्यादा इसमें होगी, तो सी तो सही है। ठीक है, अब जब आएगी सबसे कम, बेटा सबसे कम हमारी
एयर में होगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वैक्यूम लगा के आ जाएंगे। वैक्यूम नहीं होगा बेटा, वैक्यूम में तो ट्रेवल ही नहीं कर सकती, वैक्यूम में तो ट्रेवल ही नहीं कर सकती। सबसे कम किस में होगी, एयर में होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वाइब्रेशन मेक्स द ए वाइब्रेट इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में बेटा क्या चीज वाइब्रेट करती है, तो ईयर ड्रम। आप सभी को मैंने बताया था, यहाँ से साउंड वेव्स जाती हैं और फिर क्या करती हैं, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। अब ये जो ईयर ड्रम होता है, इन वाइब्रेशन को कहाँ भेजता है, इनर ईयर के पास भेजता है। कहाँ भेजता है, इनर ईयर के पास भेजता है, और वाइब्रेशन और फिर वो इनर ईयर कहाँ भेजती है, आपके ब्रेन के पास भेजती है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।